नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे और स्वागत है आप सबका करंट अफेयर के सीरीज में। डेली करंट अफेयर का सीरीज चलती है सरकारी परीक्षा पे, जहाँ पे हम हाल फिलहाल में घटनाओं को डिस्कस करते हैं और उनसे जुड़े स्टार्टिंग पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इन तक देखते रहिए, क्योंकि जो 10 क्वेश्चंस यहाँ पे हम डालने वाले हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। साथ में जो डिस्कशंस होंगी वो भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी के एक नोट्स बनाते हुए चलें एक कॉपी में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल पर। पहला सवाल आता है आपकी स्क्रीन पर। यह कहता है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as managing director of National High Speed Rail Corporation Limited? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद, बी अरुण बिजलवान, सी विजय कुमार या डी आर एन सिंह। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। किस प्रोजेक्ट पे? बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पे, जो फेमस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो कि मुंबई अहमदाबाद को जोड़ता है। तो नवंबर 2017 से एनएचआरसीएल के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ये रहे हुए हैं। और इसके साथ देखो आप, ये कितने सारे इन्होंने पोर्टफोलियोज रेलवे में किए हुए हैं। ठीक है, दिल्ली मेट्रो, इवन डीएमआरसीएल है, इसके भी ये जनरल कंसल्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं। ठीक है, और इतने सारे इनके जो है पोस्ट हैं, तो देख सकते हो कि ये बड़ा नाम है। तो इन्होंने रिप्लेस किया सतीश अग्निहोत्री को। और एनएचआरसीएल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 12 फरवरी 2016 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल संख्या 2 कहता है कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as chairman and managing director of Goa Shipyard Limited? ऑप्शन नंबर ए डोली महेंद्र वर्मा, बी जगमोहन, सी ब्रजेश कुमार उपाध्याय या डी भारत भूषण नागपाल। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी ब्रजेश कुमार उपाध्याय। इनके बारे में जानते हैं। तो ब्रजेश कुमार उपाध्याय का काम क्या होगा कि जो एफिशिएंट फंक्शनिंग है किसकी, गोवा शिपयार्ड की, उसकी बरकरार है, क्योंकि एक बहुत ही एफिशिएंट सा शिपयार्ड है और काफी नाम है इसका। तो गोवा शिपयार्ड, बेसिकली शिपयार्ड का काम क्या होता है कि शिपयार्ड कहीं लगा हुआ है, कहीं कोस्टल एरियाज में है। और बहुत सारे देखते हो कि मर्चेंट का जो मतलब बिजनेस वाले या अन्य तरह के जो नेवल शिप्स होते हैं, ये समुद्र में बहुत बहुत समय तक रहते थे। तो अब इन्हें क्या चाहिए? बीच बीच में मेंटेनेंस का काम चाहिए। ये कहाँ पे होता है? ये होता है ऐसे ही शिपयार्ड्स पे। तो गोवा शिपयार्ड भी ऐसा ही एक शिपयार्ड है। और श्री ब्रजेश कुमार जी की बात करें तो जीएसएल में ये 1991 से बने हुए हैं। यहाँ पे एक ट्रेडिशन बदलने की बात हुई, क्योंकि जो गोवा शिपयार्ड था यहाँ पे जो मैनेजिंग डायरेक्टर होते थे वो नेवी के पुराने ऑफिसर्स यूजुअली होते थे। पर पहला बार मतलब काफी समय बाद ऐसा हुआ है कि जो जीएसएल के जो एम्प्लॉय हैं वही जो है इन्हें अपना दिया गया। क्या? जीएसएल का सीएमडी, यानी कि गोवा शिपयार्ड का गोवा शिपयार्ड लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, ब्रजेश कुमार उपाध्याय इज द सीएमडी ऑफ गोवा शिपयार्ड। सवाल बनने के काफी चांसेस हैं। पढ़ेंगे अगले सवाल पर। सवाल संख्या 3 कहता है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण का नाम क्या है जो कैंसर पैदा करने वाले जीन की पहचान कर सकता है? What is the name of an artificial intelligence tool developed by IIT Madras researchers that can identify cancer-causing genes? Option number A, Theano, B, Pivot, C, Keros, या D, पाइटॉस। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पाइवेट। तो आईआईटी मद्रास ने पाइवेट डेवलप किया है। पाइवेट क्या है? बेसिकली एक जिन को डिटेक्ट करता है, कैंसर जिससे पैदा होता है। तो इससे क्या होगा कि जो कैंसर के ड्रग्स होते हैं साइड इफेक्ट्स काफी होते हैं, उनके साइड इफेक्ट्स को ये कम करने का काम करेगा। ठीक है, बेसिकली 3 तरह के कैंसर पर भी ये काम कर रहा है: ब्रेस्ट इन्वेसिव कैडिकोनोमा, कोलोन एडिनोकैडिकोनोमा एंड लंग एडिनोकैडिकोनोमा। ठीक है, तो इन 3 चीजों पे ये काम करता है। और एडिकोनोमा की बात करें तो ये बेसिकली एक तरह का क्या बोले कि ग्लैंड को जो होता है ऑर्गन डेवलप हो जाता है, जो कि बाद में जाके कैंसर बन जाता है। तो ये बेसिकली वही होता है। तो मशीन लर्निंग या एआई की बात करें तो किस तरह का इंटेलिजेंस होता है कि जैसे कि एक मशीन में अगर आप क्या करोगे, सिंपल सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दो, इनपुट दे दो, वो अपने एक ढंग से उसको प्रोसेस करके आउटपुट देता है। बट जो एआई होता है वो क्या करता है, या आप इनपुट दोगे तो वो इंसानों जैसा लगभग समझो सोच के और अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आउटपुट दे देता है। ठीक है, तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस होता है। बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। सवाल संख्या 4 कहता है कि डैश ने 2022 में 7वां विंबलडन खिताब जीता है। डैश हैज वॉन द 7th विंबलडन टाइटल इन 2022। ऑप्शन क्या क्या है? मैटनी बेरेटिनी, बी राफेल नडाल, सी नोवाक जोकोविच या डी विलियम रेंसो। सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने 2022 में 7वां विंबलडन खिताब जीता है। और नोवाक जोकोविच ने किसकी हराया? इन्होंने हराया निक क्राइगोरिस को। ठीक है,
और ऐसा पहली बार हुआ है कि इन्होंने जो नोवाक जोकोविच ने क्या किया है, 4 बार लगातार विंबलडन सिंगल का टाइटल जीता है, ठीक है? 4 बार यानी मतलब लगातार ये चौथी बार जो है इन्होंने ये टाइटल जीता है। तो अगर इसकी बात करें, विंबलडन की बात करें, तो ये ग्रैंड स्लैम किस तरह का है? ये ग्रास कोर्ट का ग्रैंड स्लैम है। क्या आपको पता है 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं और इसमें जो 3 होते हैं वो ग्रास कोर्ट के होते हैं और एक जो होता है वो क्ले कोर्ट का होता है। क्ले कोर्ट का कौन-सा होता है? फ्रेंच ओपन। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है स्ट्रैटेजी के फॉर्म में। फ्रेंच ओपन जो होता है वो एकमात्र ग्रैंड स्लैम होता है जो कि क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और बाकी 3 ग्रैंड स्लैम कहाँ पे खेले जाते हैं? ये ग्रास कोर्ट पे खेले जाते हैं। एलेना रबानिका, ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जीता है वुमेन्स का ट्रॉफी, वुमेन्स सिंगल का ट्रॉफी किसमें? विंबलडन में, ठीक है? इन्होंने हराया ओनस जावियर को। ओनस जावियर से भी सवाल बन सकता है, क्या कि ये अरब देशों की में वो पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने अरब देशों से होते हुए विंबलडन के जो है वो सेमीफाइनल तक पहुँचने का काम किया है। तो ये दोनों नाम इम्पोर्टेंट है, इनफैक्ट तीनों नाम इम्पोर्टेंट है। नोवाक जोकोविच जिन्होंने विंबलडन जीता है और एलेना रबानिका जिन्होंने इस वर्ष का विंबलडन का वुमेन्स ट्रॉफी जीता है। ओनस जेवियर जो कि अरब देशों से आने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है जिन्होंने विंबलडन का सेमीफाइनल खेला है। तो इसके बारे में भी हम लोग प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल संख्या 5 आता है, कहता है किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने सबसे लंबे डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इन विच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड महाराष्ट्र मेट्रो हैव सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर। डबल डेकर फ्लाईओवर मतलब क्या हुआ कि एक फ्लाईओवर रहेगा, नीचे ट्रेन चलती है, ऊपर रोड रहता है, इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहता है। ऑप्शन क्या-क्या है? मुंबई, नागपुर, सी पुणे, यडी, थाने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, नागपुर। तो एनएचएआई या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र मेट्रो ने इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया, 3.14 किलोमीटर का एक डबल डेकर पुल बनाया है नागपुर में। तो इसमें क्या होगा, मेट्रो की रेल भी चलेगी ऊपर और नीचे क्या होगा कि एक रोड सा बना रहेगा, ठीक है? तो इस पे क्या किया गया है कि 3 जैसे कि इस पुल के पास-पास क्या किया है कि 3 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया गया है और ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में ये दर्ज हो चुका है। एशिया बुक और जो है इंडिया बुक रिकॉर्ड्स ने इसको दर्ज किया है, इस इम्पोर्टेंट अचीवमेंट को। तो इसको याद रखिए कहाँ बना है, ये बना है नागपुर में, ठीक है? कितना किलोमीटर का है? 3.14 किलोमीटर का है। कभी-कभी डाटा भी पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या 6 पे आते हैं, कहता है कि विदेश संचार निगम लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष विजेंद्र के सिंघल का निधन हो गया है। उन्हें निम्न में से किसके जनक के रूप में जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए, विजेंद्र के सिंह, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ विदेश संचार निगम लिमिटेड, हैज पास्ड अवे। ही वाज नोन एज द फादर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय इंटरनेट नेट के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट, भारतीय सिविल सेवा के जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, आईटी क्रांति के जनक यानी कि फादर ऑफ आईटी रिवॉल्यूशन, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक यानी फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारतीय इंटरनेट के जनक। तो विजेंद्र के सिंघल की बात करें तो ये पहले विदेश संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के चेयरमैन के रूप में काम कर चुके हैं। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया था। इन्हें फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है। तो फादर ऑफ इंडियन इंटरनेट कहा जाता है इन्हें, ये नाम इम्पोर्टेंट है, विजेंद्र के सिंघल। और यहाँ से सवाल बनने के भी चांसेस हैं। इनका निधन हो गया है जो कि काफ़ी दुखद है। बीएसएनएल के वो पहले पुराने चेयरमैन रह चुके हैं और इन्हें बुलडोज़र के नाम से जाना जाता था क्योंकि इनकी काम जो होता था काफ़ी इफ़ेक्टिव होता था। इन्होंने बीएसएनएल को काफ़ी ऊँचा पढ़ाया और काफ़ी आर्थिक जो है प्रॉफ़िट भी देने का काम किया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल संख्या 7 पे आते हैं, कहता है कि कौन-सा राज्य 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य बन गया है? व्हिच स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज़? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या कर्नाटका। दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि 13 एक्सप्रेसवेज़ बन चुके हैं, 3200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और 7वां एक्सप्रेसवे जो बन रहा है और 6वां एक्सप्रेसवे जो है वो ऑपरेशनल और भी हैं। तो मोदी मोदी जी ने क्या किया है कि हाल ही में 16 जुलाई को क्या किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस को का उद्घाटन किया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जो उद्घाटन जो इन्होंने किया है वो 16 जुलाई को और इस करेंगे मतलब तो ये 296 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे होगा। बुंदेलखंड वो इलाका है जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की एक तरह से बॉर्डर पर है और चित्रकूट जगह है, ललितपुर है, ये जो इलाके हैं वो सब बुंदेलखंड इलाके के कहलाते हैं। ठीक है? बुंदेलखंड इलाका और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे क्या करेगा, इसी बुंदेलखंड को दिल्ली से जोड़ने का काम करेगा। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो काफ़ी कम हो जाएगी एक्सप्रेसवे बनने के बाद। डिस्टेंस वही रहती है कि स्पीड बढ़ जाएगी और समय कम लगेगा दिल्ली से बुंदेलखंड जाने में। अभी काफ़ी समय लगता है और इसके बनने के बाद समय काफ़ी कम लग जाएगा, ठीक है? तो
सबसे अधिक एक्सप्रेसवे बना वाला राज्य कौन-सा है? उत्तर प्रदेश है। आपको ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल बनने के चांसेस हैं। आगे बढ़ेंगे, अब सवाल संख्या 8 पे आते हैं। कहा कहता है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की जोड़ी ने विश्व खेल 2022 में मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लेयर्स हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल द मिक्स्ड टीम इवेंट एट वर्ल्ड गेम्स 2022? अभिषेक वर्मा और ज्योति सूर्य वेनाम, अभिषेक वर्मा एंड ज्योति सूर्य वेनाम, एंड्रिया बेसरा एंड मिगुल बेसरा, सी अतुनी दास और प्रवीण जाधव, या डी डेंगू चुचेंग या ओलेक्सन हुनवीन? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, अभिषेक वर्मा और ज्योति सूर्य वेनाम। तो ये 2 खिलाड़ी हैं, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है वर्ल्ड गेम्स 2022 में, जो कि कहाँ हो रहा है? बर्मिंघम, अल्बाना, यूएसए में हो रहा है। तो ये दोनों कौन है? ये दोनों आर्चर हैं। इन्होंने एंड्रे ब्रैडको और मिगुल मेडिका को हराया, जो कि मेक्सिको की थी, और ब्रॉन्ज मेडल के मैच में, मतलब सेमीफाइनल में हार गई थी, और ब्रॉन्ज मेडल के मैच में इन्होंने ये जीता है और ब्रॉन्ज मेडल भारत के लिए हासिल किया है। गर्व की बात है। इंडिया का ये फर्स्ट वर्ल्ड जो है आर्चरी में जो फर्स्ट वर्ल्ड गेम है मेडल, पहला मतलब आर्चरी में पहला है, अन्य गेमों में भारत ने इस मेडल जीत चुका है पहले। तो इसकी बात करें तो 1981 में जो है वर्ल्ड गेम्स की शुरुआत हुई थी। इसमें क्या है कि 11 इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट बेसिकली ऑर्गेनाइज होते हैं, और ये बेसिकली ओलंपिक्स के बाद होता है, ओलंपिक्स के बाद वाले साल में होता है। जैसे 2021 में ओलंपिक इस वर्ष हुआ, तो ये 2022 में वर्ल्ड गेम्स खेला जा रहा है, ठीक है? हर वर्ष से ओलंपिक के बाद होता है। पहला खेला गया था कहाँ पे? सांता क्लारा, यूएसए में 1981 में। तो ये इन्फॉर्मेशन भी स्ट्रैटेजी को जा सकता है। ये 2 नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, अभिषेक वर्मा एंड ज्योति सुरेखा वेनाम, ठीक है? किसमें जीता है इन्होंने पदक? आर्चरी में जीता है। तो ये भी सवाल बन सकता है कि ज्योति सुरेखा वेनाम किस स्पोर्ट से आती हैं? तो आर्चरी यानी कि तीरंदाजी से आती हैं। अगले सवाल पे आते हैं, सवाल संख्या 9 कहता है कि इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन-सा है? व्हाट इज़ द 68th कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन इंटरपोल्स चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज डेटाबेस? चीन, बांग्लादेश, भारत, इंडिया या पाकिस्तान? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत, इंडिया। इंडिया एक 68 कंट्री बन चुका है किसमें? इंटरपोल के बाल यौन शोषण डेटाबेस में शामिल होने वाला। तो ये डाटाबेस बेसिकली क्या करता है, जो विक्टिम्स या अब्यूज़र होते हैं, उनकी जो क्राइम से रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं, उन्हें ऑडियो विजुअल डाटा के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। तो इसकी अगर बात करें तो ये वीडियो और इमेजेस में क्या होता है कि जो चाइल्ड सेक्स एक्सप्लॉयटेशंस जो हुए हैं, उससे रिलेटेड वीडियोज़ होते हैं, और इससे क्या होता है, जो विक्टिम्स होते हैं, अब्यूज़र्स होते हैं, प्लेसेस उनके बीच कनेक्शन बनाने का काम किया जाता है। मतलब इंटरपोल इन चीज़ों को उन जो विक्टिम पर जो अत्याचार हुआ, जिन्होंने अत्याचार किया है, उसे पकड़ने का काम करते हैं डाटाबेस का इस्तेमाल करके। ठीक है? सवाल संख्या 10 पे आते हैं, कहता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के ऊपर राष्ट्रपति का उद्घाटन किया है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल एम्बलम स्टॉप नियर पार्लियामेंट बिल्डिंग। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस स्टैच्यू? ऑप्शन नंबर ए 5.5 मीटर, बी 6.5 मीटर, सी 7 मीटर, या डी 7.5 मीटर? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 6.5 मीटर। इसकी बात करें तो ये देखो, ये नेशनल एम्बलम बना हुआ है। संसद भवन जो नया बनने वाला है, उसके ऊपर इसे स्थापित किया जाएगा, ठीक है? मतलब किया जा चुका है। और इसकी बात करें तो 9500 केजी का है, और 6.5 मीटर इसका हाइट है। कितना? 9500 केजी, 6.5 मीटर हाइट है। ये डाटा पूछा जा सकता है एग्जाम में। इसका जो मेटल स्कल्पचर है, ये कहाँ बनाया गया था? ये औरंगाबाद में बनाया गया था, जयपुर में बनाया गया था, और दिल्ली में बनाया गया था। सुनील देओड़े और लक्ष्मण व्यास, ये 2 नाम इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को बनाया है। ठीक है? तो ये कहाँ पे बनने वाला है? ये सेंट्रल फ्रंट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जो सेंट्रल हॉल है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग का, जो जो बन रहा है, जो दिल्ली में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो हो रहा है, उसके वहाँ पर इसकी मतलब संसद भवन के ऊपर जो है इस एम्बलम को स्थापित किया गया है। ठीक है? तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। कमेंट में लिखिए आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो सीरीज आप चाहते हैं। जैसे कि कई सारे वीडियो सीरीज प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। अग्निवीर का चल रहा है, रीट की क्लासेस चल रही हैं, और आरबी ग्रुप डी की क्लासेस चल रही हैं। तो अगर आप ये एग्जाम्स देते हैं तो आप इन वीडियो सीरीज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हम क्वेश्चंस आंसर से डिस्कस करते हैं, उसके रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे आपको पता चलता है कि हाँ, हमें किस चीज़ों में हमें कमी आ रही है, कहाँ पे हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सरकारी परीक्षा डॉट कॉम पे आप विज़िट करेंगे, वहाँ पे आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जितने चाहो उतने लगाओ, खूब सारा प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। बड़े-बुजुर्ग भी कह गए हैं। तो ये जो सारी जो बातें कही हैं, सबकी लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, आप वहाँ पे देख लो। एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, धन्यवाद।